महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के नए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने रियासती वक्फ बोर्ड पहुंचकर बाज़ाब्ता अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर नए सीईओ ने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड को फ़आल बनाना, बदउनवानी से पाक करना और बोर्ड की आमदनी में इजाफा करना उनकी तरजीहात में शामिल रहेगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को 5 साल के बाद अनीस शेख की सूरत में मुस्तकिल सीईओ मिला है। देखिए रिपोर्ट। 5 साल के तवील इंतजार के बाद महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को अनीस शेख की सूरत में मुस्तकिल सीईओ मिला है। अनीस शेख ने रियासी वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर पहुंचकर बाज़ाब्ता अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। पहले दिन सीईओ की बोर्ड के हुक्काम से एक तवील जायजा मीटिंग चली। इस मीटिंग में इल्तवा में पड़े कामों, चेंज रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और अदालतों में ज़ेर इल्तवा मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत में अनीस शेख ने कहा कि बोर्ड के मामलात पूरी तरह दुरुस्त करना उनकी तरजीहात में शामिल रहेगा। इस वक्त मेरे पास में एडिशनल चार्ज था, इस वक्त मेरे पास में फुल फ्लेज चार्ज। अब जो है मैं अपनी पूरी कुव्वत यहाँ लगा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट किस तरह से बोर्ड से निकलेगा इसकी कोशिश करूँगी। मैक्सिमम डिस्पोजल हो जाए, लोगों की परेशानियाँ कम हो जाए और मैन पावर बढ़ाने के लिए भी बोर्ड के सामने चीज़ें रखेंगे। अनीस शेख सयाहत और सकाफती उमूर के महकमे में डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पास मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन और रियासत वक्फ बोर्ड के सीईओ का इजाफी चार्ज था। अब रियासती हुकूमत ने बोर्ड अरकान की आयमा पर उन्हें मुस्तकिल चार्ज सौंपा है। इस लिहाज से अनीस शेख वक्फ उमूर और मसाइल से बखूबी वाकिफ है। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत के तय करदा रेडी रेट्स के लिहाज से किराएदारों से किराया वसूल करना मुमकिन नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि वक्फ बोर्ड के किराएदारों पर ज्यादा बोझ न पड़ सके। यही दिक्कत आई है, तो इसके लिए हम ऐसा एक सोल्यूशन कर रहे हैं कि उनको बहुत एक इतना बड़ा रेडी रेकनर के हिसाब से अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो जो 200 रुपये देने वाला 2500 एकदम से नहीं देगा। इसलिए इसको जो है स्टेजेस के अंदर में इसका हर साल में किराया बढ़ाने का एक पॉलिसी बनी। रियासी वक्फ बोर्ड की ज़बूहाली किसी से पोशीदा नहीं है। रियासी वक्फ बोर्ड में अमले के अरकान की जुमला तादाद 2 दर्जन से जायद नहीं। ऐसे हालात में दूसरे सरकारी महकमे जात ख़ुसूसन पुलिस और मुंसिपल हुकाम का बोर्ड हुकाम के साथ सौतेला रवैया रहता है। ऐसे में औकाफी जायदादों पर से नाजायज कब्जाजात हटाना और इसे बोर्ड की तहवील में लेना कोई आसान काम नहीं। ताहम अनीस शेख का कहना है कि ये मामलात हुकूमत के इल्म में लाए जाएंगे। उनके पास भी तो उनकी प्रायोरिटीज और होती है। पुलिस के पास अगर प्रोटेक्शन के लिए जाऊँ तो वो अपने को कोई और डेट देते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोकल अथॉरिटी के पास में भी हमको कॉपरेशन उनके अपने इसकी वजह से नहीं हो पाता और ये 2-3 डिपार्टमेंट को एक साथ ला करके फिर वो करना पड़ता है। अच्छा, उसमें थोड़ी दिक्कतें रहती है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लोकल मेंबर, लोकल एमएलएस और गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नए सीईओ ने मीडिया को यकीन दिलाया कि रियासती वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को बदनुमानी से पाक करने और अवाम के मसाइल को रास्त तौर पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ताहम बगैर वसाइल के नए सीईओ बोर्ड का नक्शा कैसे बदलने में कितने कामयाब होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जोर शोर से कॉरपोरेशन को लेकर माहौल बना रही है। प्रोग्राम हो रहे हैं और उनमें दहली फसादात और तबलीगी जमात का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कांग्रेस दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में दहली फसादात और तबलीगी जमात के मुद्दे पर सियासी जमीन तलाश कर रही है? सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस सीलमपुर के चौहान बांगर में मिली कामयाबी को लेकर प्रोग्राम कर रही है और इन प्रोग्रामों में फसाद और तबलीगी जमात से जुड़े मामलों को उठाया जा रहा है। दिल्ली के ओखला इलाके में हुए प्रोग्राम में कांग्रेस के लीडर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमने अपना विरोध स्वरूप तुमसे सवाल पूछे कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट दंगा हो रहा था, दिल्ली जल रही थी, तो केजरीवाल कहाँ था? दंगों में घर में छुप के घर बैठा था।
और अनिल चौधरी राहुल जी के 40-42 सांसद और राहुल गांधी स्वयं बाबरपुर से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर दौरा कर रहे थे और मैं उस चीज का साक्षी हूं। मैं लेके गया, उस मस्जिद में लेके गया, भीषम भाई के स्कूल में लेके गया। इतने जो है ये मरकज के थे, उसी का जवाब दिया है चौहान बागर के लोगों ने। आज जुबैर भी हमारे बीच में बैठे हैं नौजवान, और हमें यकीन है कि ऐसे नौजवान इंशाल्लाह यहाँ कॉर्पोरेशन में भी 5 वार्डों पे हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर नौजवान कैंडिडेट आए। अगर 500 पुलिस वाले भी लिया था, 500 भी ना लाता, अगर अपने साथ जो उसके 10, 20, 50 चलते उन्हें भी लिया था तो भी दंगा नहीं होता, क्योंकि पुलिस कपिल मिश्रा को लाठी मार के भगा देती मौजपुर चौक से, बैठने नहीं देती जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। ये बात सही है, कांग्रेस में जीत को लेकर जोश और जज्बा है। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस की हिकमत अमली को लेकर बहस भी हो रही है। यही वजह है कि दूसरी सियासी जमातें कांग्रेस पर सियासत करने का इल्जाम आयद कर रही हैं। एमआईएम का कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिलाती रही है, तो आम आदमी पार्टी के लीडर और कारकुनान कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस टोटल इस पर राजनीति खेल रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद खुलकर इसकी मुखालफत में नहीं आया कि अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, मरकज़ के ऊपर कोरोना बम के तहत देखा गया तो गलत हुआ है। आज तक उनका कोई बयान नहीं आया। अगर ये कर रहे हैं तो इस टाइम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ राजनीति वाला इनका खेल ख़त्म हो चुका है। अब आ जाइए, अब राजनीति करनी किस मुद्दों पे चाहिए, डेवलपमेंट पे करनी चाहिए। जो मैं कहता हूँ कांग्रेस के ज़्यादा वक्त कांग्रेस ने ही दिया है दिल्ली में की सत्ता में कांग्रेस ही काबिज रही है, मगर अल्पसंख्यक इलाके में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ख़ास तौर से आप ओखला की बात कर लें, ओखला में 40-45 सालों से अभी तक पानी नहीं आ पाया। देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे तो है नहीं। अगर आपकी कांग्रेस की 70 साल दौरे हुकूमत की सिया तारीख़ देखें मुसलमानों के उसमें, तो आपको हर कदम पे मुसलमानों की लाशें निकलते, मुसलमानों की बच्चियों की जो असमतें लूटी हैं, इसमतें, उनके निशानात मिलेंगे। उनके मुसलमानों से रंगे हुए कांग्रेस के खून के हाथ आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगे। ये सिर्फ चौचलेबाजी है इन लोगों की कि छोटी छोटी, अरे पहले अपनी तो तारीख़ देख लें, अपना काली स्याह तारीख़ देख लें मुसलमानों के मुतालिक से। कौन सा भागलपुर दंगा, मुरादाबाद, ये वो, और हर दंगे में सैकड़ों मुस्लिम बच्चों की इज्जतें तार तार हुई हैं। इन लोगों ने सिर्फ मतलब ये कि मैं किसी भी ख़राब चीज़ को किसी दूसरे बड़े अलमनाक हादसात का मिसाल दे के उसको दबाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पहले आदमी बोलने से पहले अपने आप को एक बार गिरेबान में झांक ले। कांग्रेस की हिकमत अमली से साफ है कि दिल्ली के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में दिल्ली फसाद को लेकर सियासत गरमाएगी और तबलीगी जमात का मुद्दा सियासी मौजू रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मज़हब इस्लाम ने अदलो इंसाफ की ज़रूरत और अहमियत को नुमाया किया है। इस्लाम की तालीमात सच और इंसाफ पर मबनी है। बेंगलुरु में अलामीन कॉलेज ऑफ लॉ के इजलास में उलमाए किराम ने इन ख्यालात का इजहार किया। अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ के हाथों मूड कोर्ट हॉल और इदारे के नए वेबसाइट का इजरा अमल में आया। इस मौके पर नौजवानों से अपील की गई कि वो कानून के शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाएं। इंसाफ दिलवाना, इंसाफ कायम रखना इस्लाम के नुक्ते नज़र में एक अजीम इबादत है। कुरान और हदीस में अदल का बहुत बड़ा मकाम है। अदल, इंसाफ, अदालत और काजी ये सिर्फ एक ओहदा नहीं है, बल्कि एक इबादत है, एक बहुत बड़ी इबादत है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो इंसान सिर्फ सच्चाई पर केस लड़ता है, किसी मजलूम का हक दिलवाता है, किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उसके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है, तो अदल इंसाफ का उसका ये अमल ही सिर्फ उसे उसकी नजात के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। मैंने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को, बच्चियों को और पढ़ाने वाले लेक्चरर्स को मैंने मशवरा दिया कि आप जो है कुरान मजीद पर भी ज़रा गौर व फिक्र करें। कुरान मजीद में अल्लाह ने एक आयत में फरमाया कि वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला, यानी कुरान मजीद सिर्फ 2 बातों का नाम है, सच और इंसाफ। कुरान मजीद के अंदर जो भी बातें हैं वो पूरे सच बातें हैं और जो भी ऑर्डर्स हैं वो इंसाफ पर मबनी है। तो हम जो है कुरान मजीद से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये और बात है कि बहुत सारे लोग कुरान मजीद को ना समझने की वजह से
उन खबरों कुरान मजीद की सच्चाई की गहराई तक नहीं पहुँचे और कुरान मजीद में जो ऑर्डर्स हैं जो इंसाफ पर मबनी हैं उसकी गहराई तक न पहुंचने की वजह से आज कुरान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत सारी बदगुमानियाँ हो रही। का मकसद यही है कि हम जुडिशरी को अपनाए नहीं, अदल व इंसाफ को अपनाए नहीं। आप देखेंगे कि तमिलनाडु और केरला ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां में वो चाहते हैं, वालिदैन चाहते हैं कि उनके हर घर में एक एक बच्चा ला से रागिब हो ताकि कौम व मिल्लत के साथ साथ मुल्क की खिदमत करें। तो ये जो मंसूबा है वो हमारी कौम में आना चाहिए। हम चाहते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो 60% जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और वो प्रोफेशनसी में जा रहे हैं, ख़ासकर लड़कियाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी के आइमो मौज़नीन की तनख्वाहों का मामला फिर इल्तवा में पड़ गया है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमा अक़लियती फलाह बहबूद ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ग्रांट जारी की थी, जिसके बाद आइमो मौज़नीन को 5 माह की तनख्वाह जारी की गई थी। माली साल 2020-21 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए माली साल का आगाज़ हो जाएगा, मगर महकमा अक़लियती फलाह बहबूद ने अभी तक आइमो मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर ग्रांट जारी नहीं की है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने भी इस मामले में महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के कमिश्नर को खत लिखकर रुकी हुई तनख्वाह को जारी करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को 1 साल हो गए। अक़लियती इदारों की खस्ताहाली अपनी जगह, किसी इदारे की तश्कील नहीं हुई और बहुत सारे इदारे तो ऐसे हैं जहाँ पर तनख्वाहें कई महीने से नहीं मिली। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब ने इस मामले को लेकर खत लिखा, उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, जो सरकार तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तमाम काम हल हो रहे हैं, फिर अक़लियतों का मामला क्यों उलझा हुआ, क्या लिखा आपने? मैंने देखिए विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया, वो चर्चा में नहीं आ पाया, ध्यानाकर्षण भी हुआ और मैंने अपने विधानसभा की स्पीच में ये बात कही कि सब जो अल्फाज आपने दोहराया, मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे उस समय, कि हम आपके बजट का समर्थन क्यों करें और मैं जो विरोध करता हूँ इसलिए करता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो झूठा है और अभी जो बजट पेश हुआ उसमें अक़लियतों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अफसोसनाक बात यह है कि लगातार 8 से 10 महीने हो गए इमाम मौज़ीनों को तनख्वाहें नहीं बटी और उसके बावजूद भी मुझे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे हाउस के अंदर बाहर आकर मुझसे कहा कि मैं इस पर फ़िक्र कर रहा हूँ और जल्दी निर्णय लेके कराता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिन पहले मैंने आयुक्त अल्पसंख्यक कल्याण से बात करी और उनसे कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ग्रांट दे चुका हूँ। मैंने कहा मसाजिद कमेटी कहती है कि ग्रांट नहीं मिली, आप कहते हो ग्रांट दे चुके, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने 2 से 2.5 करोड़ दिया है और हमने तनख्वाहों के लिए दिया था। फिर मैंने मसाजिद कमेटी को कहा और उसके बाद जब मसाजिद कमेटी ने मुझे कहा कि नहीं हम तनख्वाहें बांट चुके हैं और इमाम मौज़ीन मेरे पास लगातार आ रहे हैं जो कह रहे हैं मुझे तनख्वाहें नहीं मिली, तो मैंने पत्र लिखकर आयुक्त को कहा है कि मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराएं कि तनख्वाहें नहीं मिली तो क्या कारण है और अगर मिल गई तो किनको मिली। अच्छा, मसाजिद कमेटी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ वक्फ बोर्ड जो है उसके जो अंडर कंट्रोल मसाजिद है 7 महीने से उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली और सीईओ का कहना है कि हमने ऑर्डर कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत गैर जिम्मेदाराना काम चल रहा है वक्फ बोर्ड में और सीईओ ने अगर ऐसा कहा है तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके ऑर्डर के बाद तनख्वाहें नहीं मिली, क्योंकि ये बात मेरे पास भी है कि वहाँ की भी तनख्वाहें नहीं मिली है, हज कमेटी की तनख्वाहें नहीं मिली, मदरसा बोर्ड का तो आप देख ही रहे हैं। मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से खुद कहा था कि देखिए ये हालत है, लेकिन बहुत अफसोस होता है ये सरकारें और सरकारों के अंदर बैठे अधिकारी जो लचीलापन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और निश्चित रूप से एक लिमिट तक बर्दाश्त की जाएगी, उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में हम देखते हैं कि अक़लियतों का जो मामला है, सरकार जो अपने रवैये पर जो है किसी हटने को तैयार नहीं है। साल भर हो गया और साल भर किसी मामले को हल करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन इन साल भर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अक़लियती इदारों के, अगर बहुत सारे क्या जितने भी अक़लियती इदारे हैं, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मसाजिद कमेटी, अक़लियती कमीशन, अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी, किसी की तश्कील नहीं है। और तश्कील के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुलाजमीन है कई महीनों से तनख्वाहों को लेकर जो है परेशान है। भोपाल एमएलए ने वाज़ेह तौर पर खत लिख कर कह दिया कि अगर मामले हल नहीं होते हैं तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपका खैर मकदम है। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने 10 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का
इनकाद किया है। आज पहले दिन लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। इमरजेंसी खदमात और चंद मखसूस शोबों के अलावा तमाम इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। मार्केट में सभी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहे। पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर दी। लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनसे जुर्माना वसूल किया गया। नांदेड़ ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। जो मुल्क में 10 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, उनमें नांदेड़ भी एक शहर बोल के शामिल हो चुका है। इसलिए कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने पूरे नांदेड़ ज़िले में 10 दिन का लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है और आज लॉकडाउन का ये पहला दिन है। हम लोग यहाँ ठहरे हैं नांदेड़ के वज़ीराबाद चौरस्ते पर। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी कर रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वही लोग जिन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आने जाने की इजाज़त दी गई है, उनको ही यहाँ पे आने जाने की इजाज़त मिल रही है। बाकी आम लोग कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नांदेड़ में 10 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों को मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर उन मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं जिन्हें लॉकडाउन की खबर नहीं थी और वो नांदेड़ के बस स्टैंड पर फंस गए हैं। ऐसे लोगों के हालात जानने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने नांदेड़ का बस स्टैंड का जायजा लिया। मुझे अभी पुणे जाना है। 27 को मेरा सिविल का एग्ज़ाम है MPSC का, और अभी नांदेड़ से पुणे के जाने के लिए सब ट्रैवल्स कैंसिल हो गए। ट्रेन का टिकट था आज का, ट्रेन भी कैंसिल हो गया। अभी नांदेड़ आने के बाद मेरे को समझा कि ट्रेन कैंसिल हो गया। अभी जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी नांदेड़ बस स्टैंड पे अजमेर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर ने राजस्थान के बाहर से आने वाले मुसाफरीन के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित का कहना है कि शहर में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और मेजर जो जिले में एंटर करने वाले रास्ते हैं, उनमें सभी जगह टीमें लगाई गई हैं और वो टीमें सभी बाहर से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रही हैं। जो लोग नहीं लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट, उनकी डिटेल नोट की जा रही है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए 15 दिन के लिए कर्नाटक के रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर R वेंकटेश कुमार ने जिले में कोरोना वबा की दूसरी लहर को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रायचूर बल्दी हदूद में अगर कोई पुरहुजूम, मसरूफ तरीन और भीड़भाड़ इलाकों में बगैर मास्क पहने पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाए। उन्होंने सिंधनूर बल्दी हदूद में जुर्माने की रकम 300 रुपये, शहरी बल्दिया हदूद में 200 रुपये, पंचायत हदूद में 100 रुपये और ग्राम पंचायत हदूद में 25 रुपये जुर्माना वसूल करने की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है। 500 ಜನರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, 300 ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 25। कर्नाटक में अक़लियती स्कीमों के फंड में इजाफा किया जाए। साल 2021-22 के बजट में मुख्तस किए गए 1500 करोड़ रुपए नाकाफी है। बेंगलुरु में अक़लियती तंजीमों के नुमाइंदों ने यह मुतालबा किया है। मुस्लिम और जैन तबके के नुमाइंदों ने कहा कि अक़लियती महकमे का बजट कम से कम 10,000 करोड़ रुपए होना चाहिए ताकि तालीमी और माशी तौर पर कमज़ोर अक़लियती समाज की मदद हो सके और रियासत में समाजी इंसाफ कायम रहे। 1500 करोड़ का जो आप रखे हैं, इसमें कहीं भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 17% माइनॉरिटी कर्नाटक में है। पिछली गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम बजट नहीं होने की वजह से आज वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर शादी भाग्य स्कीम हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो बजट की कमी होने की वजह से आज नहीं चल रहे। तो हमारा मुतालबा ये है मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मुस्लिम इलाके से दूर मुंतकिल किए जाने की तैयारी चल रही है, जिसके खिलाफ मकामी बाशिंदों में तशवीश पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाख चांदनी चौक बैंक मैनेजर को बैंक के हुकाम की जानिब से लेटर मौसूल हुआ है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि बैंक में
बड़े खातेदार न होने की वजह से बैंक को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, जबकि इस बैंक में 25,000 से ज्यादा खातेदार हैं जो लाखों का लेन देन इसी बैंक के जरिए करते हैं। ऐसे में इस बैंक को दूसरी जगह मुंतकिल करने से बेवा खवातीन, बुजुर्गों और स्कॉलरशिप हासिल करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो बैंक है, जिस समय ये समझो कि आज़ादी से 60 साल बाद बड़े मुश्किल से राव साहब शेखावत के प्रयासों से यह बैंक आई थी और आज इसे बंद करने की जैसे साजिश रची जा रही है। जबकि यह बैंक जो आई थी तो ये स्लम एरिया के हिसाब से आई थी। इस एरिया में जो स्लम एरिया के लोग हैं हमें हिंदुस्तानी होने पर क्यों फख्र है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब तलाश करने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए मुल्क भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इख्तराई और रसूलियाबियों को डिफाइन करती है और ये बताती है कि हम एक कौम की शक्ल में कौन है। ऐसी एक कहानी है सीता बनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की। यह हिंदुस्तान का एक वाहिद सेंचुरी है जो एक प्राइवेट जायदाद है। ये कहानी है एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर की जिसमें फितरत को बचाने का जुनून है। विशाल हिमालय की कुमाऊं तलहटी में बसा सीता बनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। यह पूरे भारत में सबसे अलग है। अभिषेक रे एक बॉलीवुड संगीत निर्देशक और गायक हैं जिन्होंने पान सिंह तोमर, I.M. कलाम और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में काम किया है। बचपन से ही मुझे टाइगर और लेपर्ड ट्रैकिंग का रुचि था और मैंने सरकारी बाग गणना में कई बार भाग लिया। एक ऐसे ही एनकाउंटर के दौरान जब मेरी पोस्टिंग कॉर्बेट लैंडस्केप में हुई थी, तब मैंने इस बंजर पहाड़ी को देखा जिसके चारों तरफ जंगल थे, एक तरफ एक नदी बह रही थी लेकिन उसमें एग्रीकल्चर हो रहा था। सो इट वॉज अ नेचुरल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट साइट। उन दिनों मैंने बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू किए, तो जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास आई थी उससे मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ी को धीरे धीरे खरीद लूँगा और मैं इसको वापस कर दूंगा जंगल को। जल्द ही आजाद रहने वाले वन्य जीवों ने पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया, खास तौर पर बाघों और तेंदुओं ने। और आज से कुछ साल पहले एक बाघिन ने, एक कंप्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस ने मेरी ज़मीन के आसपास आके बच्चे दे दिए। और मैं कहता हूं कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, 99% कुदरत खुद करती है। सीता बनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व स्वाभिमान इंडिया में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।